पूरे क्षेत्र में लाशों के पहाड़ बन गए थे और खून की नदियां बह रही थीं। यह सब उस महान और भयानक युद्ध न्याय के युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह क्रूर संघर्ष आखिर समाप्त हुआ जब योद्धा अमर द्वारा आकाशीय राक्षस को हरा दिया गया। फिर गुरु बच्चों को बताते हैं कि उस महान तकनीक को चमकती आंखों वाली मुट्ठी कहते हैं। छोटे बच्चे बहुत उत्सुक हो जाते हैं और पूछते हैं इस महान तकनीक को सीखने में सफल रहे, लेकिन उनका बेटा इस पर एक शब्द भी विश्वास नहीं करता और सोचता है कि उसके पिता केवल एक बड़ा झूठ बना रहे हैं। संदेह को नजरअंदाज करते हुए कि जो कोई भी इस शैली में महारत हासिल कर लेगा उसकी मुट्ठी अपराजय होगी। चिढ़ा हुआ युवक हमेशा झूठ बोलते हैं और इतना मूर्खतापूर्ण नाम कभी ऐसी शक्ति नहीं ला सकता। वह अपने पिता से सवाल करना जारी रखता है, उस जगह पर क्यों छिपा होगा। एक अपराजय योद्धा के लिए कहीं बीच में स्थित केवल बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। पिता बस जोर से हंसते हैं कि उन्हें यह सब बिल्कुल सही लगता है कि मंदिर के नए शिष्य बहुत प्यारे हैं और बहुत खुशी लाते हैं। एक अद्भुत दिल वाले बेटे का होना तो अलग ही बात है। भलर का पूरा दिन हर चीज के बारे में शिकायत करता, अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कि उन्हें जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वह सारी शानक नष्ट हो जाती और युवक खुद को ताजे की दरार से देखते हुए रोता हुआ पाता है। वह पितर से अपराजय होने का दावा करता था, उसकी आंखों के सामने ही हार गया। फर्श पर गिरा हुआ वह व्यक्ति विरोध करने की कोशिश करता है, जबकि उसका शरीर जल्दी ही उसका साथ छोड़ देता है। एक अपनी पीठ में कई तलवारें फंसी हुई पूरी तरह से घायल दिखाई देता है। गुरुओं ने एक घातक जहरीली जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया है, जिसके बारे से उनका मानना था कि वह बहुत पहले ही नक्शे से मिट चुकी थी। उनके सामने बड़े शिष्यों के धुंधले साए दिखाई देते हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। गद्दारों में पहला वरिष्ठ शिष्य नजरें ठंडी और बेरहम है। ठीक पीछे वंश का योनाता है जो अपनी शत्रुता दिखा रहा है। गद्दारों के समूह के करने वाला तीसरा व्यक्ति वरिष्ठ शिष्य युकवान है, जिसकी आंखें चमक रही हैं। और अंत में चौथा गठबंधन को पूरा करता है जो गुरु को उखाड़ फेंकना चाहता है। गुरु दर्द और आक्रोश में चिल्लाते हैं, पूछते हैं उस निषिद्ध शक्ति की इतनी लालसा की थी। शिष्यों में से एक क्षण गुरु को दिवंगत योद्धा अमर का उल्लेख करते हुए सुनकर गहरा चिढ़ जाता है। गुरु गद्दारों का मजाक उड़ाते हैं कि उन्हें कभी वह शक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उत्तराधिकार पहले ही पूरा किया जा चुका है। यह रहस्योद्घा क्रोधित कर देता है और वे समझ नहीं पाते कि बूढ़ा आदमी इससे क्या कहना चाहता है। बेटा हताशा में सब पिता अंत में इतनी कमजोर पक्ष दिखाने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन गुरु गारंटी देते हैं वह उस सच्ची ताकत को दिखाएंगे जो उनके पास है। वह अपने बेटे को हर हरकत और आगे होने वाली हर ध्यान देने का आदेश देते हैं, अपने पास अंतिम प्रहार की तैयारी करते हैं और चेतावनी देते हैं कि यह उनका महान सबक होगा। विनाशकारी ऊर्जा की एक बेतुकी मात्रा जमा हो जाती है जो बाहर निकलने के लिए तैयार है। वह आगे बढ़ते हैं, अपने को तकनीक का असली सार सिखाने के लिए अंतिम प्रहार करते हैं और सभी को एक साथ हमला करने के लिए चिल्लाते हैं इससे पहले कि प्रहार उन्हें लग जाए। जिन नाम हताशम शिगला उस पूर्ण शक्ति को एक बार और हमेशा के लिए सौंप दे। तीव्र और भारी चमक निकलने लगती है जो अपने आसपास की हर चीज को खा जाती है। छोटे मंदिर के आसपास का पहाड़ ये पूरी तरह शांत हो जाता है। अचानक प्रकाश का एक विस्फोट आसमान को चीर देता है, अविश्वसनीय बल के साथ पूरे क्षेत्र को तबाह कर देता है। धुएं के बीच रोता हुआ युवक सांताज में अपने पिता को बुलाता है। गुरु कमजोरी में स्वीकार करता कि केवल एक दिखावा होने के बारे में सही हो सकता है, भले ही वह गुजरने की कगार पर है। वह मुस्कुरा से पूछते हैं कि क्या वह अंतिम प्रहार देख पाया। वह गर्व से कहते हैं कि वह लड़ने की शैली और वह वास्तव में अपराज्य है। फिर गुरु उस शक्तिशाली तकनीक के पीछे के असली नाम का खुलासा शुरू करते हैं। यह असीमित मुट्ठी के रहस्यहाट जो हर व्यक्ति में विशिष्ट रूप से प्रकट होती है। पिता युवक के सिर पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं कि उत्तराधिकारी उस पर पूरा भरोसा है। अपने बेटे के लिए अपनी खुद खोजने के अंतिम अनुरोध के साथ गुरु का शरीर राख में मिल जाता है। युवक उस महान तकनीक का भार विरासत में लेता है जिसमें गुप्त नियमावली बाकी बचती है। इस बीच गद्दारों में से एक अपने दांत पिसता दिवंगत गुरु जिन्मु को कोसता है। वे आपसी विनाश पर शोक व्यक्त करते हैं और स्वीकार करते हैं कि इनमें से एक की त्वरित पलायन तकनीक न होती तो वे नष्ट हो गए होते। दिवंगत गुरु के विनाशकारी हमले से हुए भयानक नुकसान से हैरान है। नेता किसी भी जी बचे लोगों को खत्म करने जिन्मु के बेटे और अन्य शिष्यों की निर्दयी खोज का आदेश देता है कि समस्या की जड़ को उखाड़ फेंकना आवश्यक है ताकि उन्हें फिर कभी चिंता न करनी पड़े। हत्यारों को सुनकर डर से कांपते हुए युवा जिनगुआन अब तकनीक वाली किताब को मजबूती से पकड़े हुए है। बिना अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल में हताशा से दौड़ना शुरू कर देता है। वह 10 साल पहाड़ों में बदले की इच्छा से प्रेरित होकर पागल की तरह अपनी सीधी मुक्का चलाने का प्रशिक्षण लेता है और अंत में 20 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर युवक उस महान तकनीक के वास्तव तक पहुंचने में सफल हो जाता है। जिनगुआन एक विशाल गड्ढा बनाता है और पता आखिरकार अपनी असीमित मुट्ठी में महारत हासिल करने में सफल रहा है। युवक अपने एकांत को छोड़ने की तैयारी करता है और घोषणा करता है कि कार्य करने का समय आखिरकार आ गया है, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान प्रदर्शित करते हुए कि यह उसके पिता के निधन के लिए जिम्मेदार लोगों का शिकार करने का सही क्षण है। लेकिन प्रशिक्षण पर केंद्रित एक बात सभ्यता में लौटने पर उसका सामना एक बड़े आश्चर्य से होता है। वह पूरी तरह से भ्रम में फुसफुसाता है जब वह महसूस करता है कि वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके सामने गिल्ड शिकारियों की तरह एक समूह गुजरता है जो वर्गीकरण परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जिनगुआन यह देखकर पूरी तरह से बदल गई है और एक समानांतर वास्तविकता जैसी लगती है। वह अपनी नजरों अजीब युवाओं का पीछा करता है, उसका कुछ भी समझने में असमर्थ है।
युवक यह सोचने की कोशिश साल का एक प्राकृतिक परिणाम है जो उसने बाकी दुनिया से अलग थलग बिताया था। वह लड़कियों के बेहद छोटे कपड़ों पर ध्यान देता है और सोचता है कि क्या आजकल लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, अपने चेहरे पर एक आधी मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कि शायद यह नई वास्तविकता उतनी बुरी नहीं है। लेकिन वह जल्द ही अपना सिर हिलाता है। यह मार्शल प्रशिक्षण गांव ठीक उसी जगह पर स्थित होना चाहिए था। उसके आश्चर्य के लिए अब विशाल आधुनिक इमारतों को रखता है जो आसमान में बादलों को छूती हैं, जिनको एक सामान्य बदलाव से कहीं आगे जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी को संशोधित किया गया हो। वह बक्से ले जा रहे एक बुजुर्ग पूछने का फैसला करता है कि उस पुराने गांव के साथ आखिर क्या हुआ। बूढ़े आदमी को यह सवाल मजेदार लगता है। पूछता है कि अपना पूरा जीवन किसी सुनसान पहाड़ की चोटी पर अलग थलग बिताया है। आदमी पूछता है कि क्या उसने 10 साल पहले शुरू हुए उस महान पोर्टल युद्ध के भी नहीं सुना जब आसमान खुला था। मिलनसार सज्जन यह बताना शुरू करते हैं कि कैसे आसमान के बीचों बीच अचानक कहीं से एक विशाल दरार दिखाई दी। उस रहस्यमयी दरार से पूरी तरह से ऊर्जा बाहर निकलने लगी और पूरे महाद्वीप को ढंक लिया। उस अजीब शक्ति से प्रभावित सभी जानवरों और परिवर्तन का सामना किया और वे राक्षसी जानवरों में बदल गए। और उसके कुछ ही समय बाद दूसरी दुनिया के शक्तिशाली जीव पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए दरार पार कर आए। किसी भी तर्पणकारियों ने स्थानीय योद्धाओं पर क्रूर और बेरहम तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। वह समझाता है कि सबसे कमजोर निम्न स्तरीय शिकारी भी मार्शल आर्ट्स के सबसे महान गुरुओं हरा सकते थे। लगभग सभी शमल आर्ट्स ताकतें नष्ट हो गईं और सबसे बड़े निराशा के श्वसनीय हुआ। 4 महान योद्धा अमर के शिष्य थे, खतरे का सामना करने के लिए उभरे। सबसे कठिन समय में बचे हुए लोगों का नेतृत्वशाली योद्धाओं ने आक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। उसके कुछ ही समय बाद लोगों ने रहस्यमयी शक्तियों को जागृत करना शुरू किया और शिकारी बन गए। आकाशीय राजाओं एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए जिसने आखिरकार उस संघर्ष को समाप्त कर दिया। बूढ़ा आदमी उत्साह के निष्कर्ष निकालता है कि अब हर कोई अतीत से कहीं बेहतर क्षमताओं के एक नए युग में जी रहा है। जिन गोन यह महसूस करने पर कि उसके पिता की हत्या करने वाले गद्दारों को अब महान नायकों के रूप में देखा जाता है। बूढ़ा आदमी हुए कि युवक को खुद को सूचित रखने के लिए समय समय पर कम से कम अखबार की खबरें पढ़नी चाहिए। यह समझते हुए कि अब उसके लक्ष्य नायक बन चुके हैं तो उसका बदला लेना 1000 गुना अधिक कठिन हो गया है। अपने ही विचारों में खोए हुए चलते समय यूबीच एक युवती से टकरा जाता है। वह जल्दी से एक सौम्य और मिलनसार मुस्कान के साथ माफी मांगती है, जबकि जिन गोन बिना ज्यादा परवाह के कहता है कि सब ठीक है। वह युवती को दूर जाते हुए देखता रहता है और खुद से लड़कियां बहुत साहसी कपड़े पहनती हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित युवक अपने सिक्कों की तलाश के लिए अपना हाथ अपनी छाती पर रखता है, लेकिन वह यह महसूस करने पर पूरी तरह से लबादे की अंदरूनी जेब पूरी तरह खाली है और अंदर कुछ भी नहीं है। निराशा और भी बढ़ जाती है कि उसके पिता द्वारा छोड़ी गई बहुमूल्य गुप्त नियमावली भी गायब हो गई है। जिन गुओन यह पता लगाने पर है कि सड़क पर युवती से टकराने के उस संक्षिप्त क्षण में वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच नीले बालों वाली चोरनी छतों पर तेजी से दौड़ती है, यह सोचकर कि बहुमूल्य विरासत चुराने में सफल रही। एलिस नाम की चोरनी पुरानी और घृणा से अपना चेहरा बनाती है और उससे आने वाली भयानक बदबू के बारे में शिकायत करती है। अचानक उसके पीछे से एक रहस्य स्मृति है कि दूसरों की संपत्ति के बारे में इस तरह बात करना बहुत अभद्र है। वह प्रभावशाली रूप में दिखाई देता है, उसके अपने जीवन से अधिक मूल्यवान है और लड़की को पूरी तरह पंगु बना देता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। और युवक शांत होकर जवाब देता है कि उसने बस उसकी ऊर्जा का पीछा किया। एलिस डर के मारे हकला क्या है, उससे विनती करती है कि वह कोई भयानक काला जादूगर न हो। जिन गोन इस बात को लेकर भ्रमित है कि काजबात को छोड़ देता है और तुरंत अपनी किताब वापस मांगता है। युवक छद से निक प्रवचन देता है कि कैसे लालच लोगों को महत्वपूर्ण चीजें खोने के लिए मजबूर करता है। एली उसकी ऊर्जा को आसानी से पढ़ने में सफल रहा और निष्कर्ष निकालती है कि उस युवक का रैंक बहुत ऊंचा होगा। अपनी मुद्रा को तुरंत बदलती है और माफी मांगती है, नाटकीय तरीके से सोने के ऋण की भीख मांगती है। युवक पूछता है कि हताश हो जाती है कि उसे वहां सभी द्वारा उपयोग की जाने वाली बुनियादी मुद्रा के बारे में नहीं पता है। वह रोते हुए घुटनों के बल गिर पड़ती है कि उसकी छोटी बहन गुजरने की कगार पर है और उसे आज ही महंगी दवा की जरूरत है। जिन गोन बीमारी की हानि से प्रभावित दिखता है, जबकि चोरनी गुप्त रूप से जश्न मनाती कि उसकी योजना काम कर रही है। एलिस अपना नाटकीय अभिनय जारी रखती है, यह समझाते एक भयानक महामारी फैल गई है और केवल एक रहस्यमयी वैद्य के पास इसका इलाज है। वह कहती है कि वैद्य लोगों के शरीर से भुगतान की मांग भी करता है जिनके पास सोने के सिक्के नहीं हैं। युवक काम के बदले भुगतान करने का सुझाव देता है, लेकिन एलिस शिकायत डॉक्टर के साथ जोखिम उठाने के लिए बहुत सुंदर लड़की है। वह नाटकीय तरीके से रोने का ढोंग करती है, देखती है कि उसके नए और भोले पीड़ित की प्रतिक्रिया क्या होगी। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जिन गोन मदद करने के लिए स्वीकार करता है, यह कहते हुए कि उस जगह पर सत्यापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। वह व्यक्तिगत रूप से समस्या को हल करने का आदेश देता है कि वह उसे तुरंत ऐसे वैद्य के ठिकाने पर ले जाए। युवक को दवा की गंध की कमी अजीब लगती है, उसे केवल एक अंधेरी ऊर्जा का एहसास होता है। दोनों का सामना वहां उनका इंतजार कर रहे सशस्त्र गुंडों के एक विशाल समूह से होता है। जिन गोन शांति से चेतावनी देता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वहां हर किसी के चेहरे खतरनाक ठगों जैसे हैं। अचानक विश्वासघाती एल्प एक जोरदार लात मारती है और बिना किसी दया के युवक को कमरे में फेंक देती है, ये कहते हुए कि उसने पहले मांगे गए सोने के सिक्कों को उधार देने से इनकार करके ऐसा किया है।
वह खुलासा करती है कि वह महद व्यवसायों पर केंद्रित सी रैंक शिकारियों से भरा है। एलिस युवक की बिक्री के लिए अच्छी कीमत मांगती है कि उसका मजबूत शरीर बहुत सारा पैसा कमाने लायक है। गुर्गे युवक के रूप का उसे नहीं ढूंढेगा क्योंकि वह बिना परिवार के सिर्फ एक और भिखारी जैसा दिखता है, लेकिन उस धोखे के कारण हताशा या रोने के बस एक भयावह मुस्कान देता है। मुखौटा पहने गुंडा पूरी तरह भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, जिन कहते हुए कि उसे यह देखकर राहत मिली है कि 10 साल बाद भी मानव कचरा बिल्कुल वैसा ही है। कैदी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, जबकि वह युवक को मारने के लिए अपना भारी क्लब उठाता है। ठंडी नजर के साथ युवक फैसला करता है कि वह अपने दिल में कोई अपराध बोध रखे बिना अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उस कचरे का उपयोग कर सकता है। अपने दाहिने हाथ में विनाशकारी ऊर्जा की एक भारी मात्रा जमा करता है जो फायर करने के लिए तैयार है। अपनी सारी ताकत को केंद्रला करता है, चेतावनी देते हुए कि वे कीड़े परीक्षण के विषय होंगे। मुखौटा पहने गुंडा प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता क्योंकि एक अविश्वसनीय चमक द्वारा पूरी तरह निगल लिया जाता है। वह प्रभावशाली लकड़ी छिपा हुआ था, शुद्ध शांति के एक संक्षिप्त क्षण के लिए तीव्रता से चमकता है। अचानक भारी ऊर्जा गाड़ी की इमारत की छत को चीर देता है और संरचना को टुकड़ों में नष्ट कर देता है। गेट के अत्यधिक मजबूत शॉकवेव और धूल से टकराने पर लगभग जमीन पर गिर जाती है। भारी एक विशाल छेद दिखाई देता है जो सीधे हॉल की छत में खोला गया था। बचे हुए गुर्गे धुएं के बीच खांसने लगते हैं, इतनी विनाश को समझने की कोशिश करते हैं। हर कोई फर्श पर हैरान होकर देखता है और देखता है कि जिन गुण लकड़ी के टूटे हुए टुकड़ों के बीच पड़ा है। अचानक गिल्ड के सदस्यों में से एक अपनी उंगली आती है कि आखिरकार उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ। वह जश्न मनाती है कि वह बेतुकी शक्ति केवल उनके गिल्ड के डरावने नेता की गुप्त क्षमता हो सकती है। गुर्गे नेता पर तारफों की बौछार करते हैं। ये उसका हमला इतना तेज था कि क्लब की हलचल भी नहीं देख सकते थे। गिल्ड का नेता जोर से हंसने लग उठता है। वास्तव में उस तकनीक में महारत हासिल की है ताकि उनके सामने अपनी मुद्रा ना खोए। गुप्त रूप से फर्श पर लेटे हुए जिनगोन जलन के साथ आ भरता है, यह नोट करते हुए कि उसकी नियंत्रित करना बहुत कठिन है। युवक एक आंख उस राक्षसी ताकत को कैसे नियंत्रित करेगा जो वह अपने हाथों में रखता है। युवक उस सटीक क्षण को याद करता है और महसूस करता है कि उसका हमला वांछित नियंत्रण से बाहर हो गया था। लड़ाई के बीच में बाहर एक गेंद के साथ खेलते देखा था, ठीक उसकी मुट्ठी के प्रक्षेपवक्र की दिशा में। छोटे बच्चे इस बात से अनजान मस्ती कर रहे थे कि शुद्ध ऊर्जा का एक प्रहार उनकी दिशा में उड़ रहा था। जिनगोन जानता था कि यदि उसने स्थान पर सीधे मुक्का मारा तो वह पूरे पड़ोस को तबाह कर देगा, मासूम लोगों की जान ले लेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में पूर्ववत नहीं किया जा सकता था। उसे एक तत्काल रणनीति बनाने की आवश्यकता थी। त्रासदी से बचने के लिए एकमात्र विकल्प जो बचा था, ऊर्जा की दिशा को बलपूर्वक बदलना। एक क्रूर प्रयास के साथ उसने मुट्ठी के प्रकर को ऊपर की ओर मोड़ दिया, जिससे लड़कों के बजाय इमारत की छत फट गई। उसने सड़क पर गेंद कीनने के लगने से बचाने के लिए सीधा ऊपर मुक्का मारा और इसके साथ लकड़ी की इमारत की छत पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे आसमान की ओर प्रकाश का एक विशाल स्तंभ निकला। फर्श पर हल्की मुस्कान के साथ लेटे हुए युवक उस महाना दिलचस्प पाता है जिसे वह प्रकट करने में सफल रहा। गुर्गे सोचते हैं कि वह डर के मारे बेचने के लिए और उसके घावों का इलाज करने का आदेश देते हैं। दुनिया के सबसे मजबूत योद्धा की यात्रा केवल एक अप्रत्याशित मोड़ लेना शुरू करती है और अर्धचंद्र को एक अंधेरी कोठरी की लोहे की सलाखों के माध्यम से चमकते हुए देखा जा सकता है। उस कामचलाऊ भागने की उम्मीद के बिना ठंडे फर्श पर गहरी नींद सोते हैं। जिनगोन शांति में सोचता है अपनी मुट्ठियों की भारी शक्ति को रोकने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अचानक वह चुप्पी तोड़ता है कि दोनों ने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है और कहता है कि उसका नाम जिनगोन है। युवक कोठरी की सलाखों के दीवाले साए पर गंभीरता से तिरछी नजर डालता है। चोरनी खुलासा करती है कि उसका नवाब देता है इसे एक काफी अजीब और असामान्य नाम मानता है। वह उसके द्वारा लाए गए चावल के केक को खाता है कि विश्वासघात के लिए एक साधारण नाश्ता बहुत कम है। एलिस एक थकी हुई है, वास्तव में उस युवक के लिए भोजन के बारे में शिकायत करने का आदर्श क्षण है। वह आक्रोश में चिल्लाती और इतने आसान और क्रूर तरीके से धोखा दिए जाने पर गुस्सा नहीं आता। युवक शांत होकर पुत्री से मिला पैसा लड़की की जटिल स्थिति को हल करने के लिए पर्याप्त था। एलिस अपना सिर झुकाकर स्वीकार करती है कि उसे वास्तव में उस पैसे की बहुत जरूरत थी क्योंकि उसकी बहन बहुत बीमार है। वह दृढ़ रहने की कोशिश करती है कि वह उस युवक के साथ जो किया उसके लिए दोषी या पछतावा महसूस नहीं करने वाली है। युवती तर्क देती है कि हर कोई कहता है और क्रूर दुनिया में धोखा खाया हुआ व्यक्ति ही एकमात्र मूर्ख होता है। कठोर और ठंडे शब्द बोल कांपने लगता है जो उसकी वास्तविक घबराहट को प्रदर्शित करता है। जिनगोन पीछे से टिप्पणियां बदल गई है, लेकिन महसूस किया कि कुछ चीजें वैसी ही रहती हैं। वह यह कहते हुए पूरा करता है उसकी बहन को ठीक करने में मदद करने वाला है तो वह पहले से ही पर्याप्त से अधिक है। वह उससे माफी ना मांगने के लिए कहता है क्योंकि उसने खुद शुरुआत से ही मदद करने की पेशकश की थी। युवक बस उससे यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है और चोरनी को पूरी तरह निशब्द छोड़ देता है। वह उदासी के साथ परिवार की सुरक्षा करने के मिशन में विफल होने से बड़ा कोई पछतावा नहीं है। एलिस चिढ़कर चिल्लाकर अपनी मजाक करता है, यह कहते हुए कि वह उन लोगों के प्रति बहुत अभद्र है जिन्होंने उसकी मदद की। वह एक एहसान मांगने का अवसर लेता है कि वह उसकी तकनीक की किताब को तब तक रखे जब तक वह उसे लेने के लिए वापस नहीं आ जाता।
एलिस किताब रखने के लिए स्वीकार करती है और चेतावनी देती है कि युवक के लिए वापस आने और इसे लेने में देर न करना बेहतर होगा। अगले दिन कैद किए गए दासों के साथ है एक घने जंगल को पार करती है। गुर्गे डरते हुए टिप्पणी करते हैं कि वह घना जंगल उजाले में भी बेहद डरावना है, यह कहते हुए कि ठिकाना शिकारियों के संग के साथ किसी भी समस्या से बचने के लिए अलग थलग रहता है। वे एक चेतावनी संकेत के पास से गुजरते हैं जो दर्शाता है बीरंग राक्षसों का प्राकृतिक आवास है। गाड़ी आखिरकार बड़े लकड़ी के गेट के सामने रुकती है, यह दर्शा कि वे यात्रा के गंतव्य तक पहुंच गए हैं। रक्षक हिंसक को बिना समय बर्बाद किए तुरंत बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। गुर्गादास खरीदार को चेतावनी देता है कि वहां विशेष रूप से एक बार मजबूत युवक भेजा है। मोटादास व्यापारी लच के साथ मुस्कुराता है, यह कहते हुए इस नए बहुमूल्य माल को देखने के लिए बहुत उत्सुक है। रक्षक दासों को हिंसा करने की कोशिश करता है, उसकी हड्डियां तोड़ने की धमकी देते हैं। व्यापारी दासों को अच्छी तरह खिलाने का आदेश देता है, बड़ी खुशी के साथ कई चिकन लेग्स को चट कर जाता है। पुरुष दासों के बालों को देखभाल के धोता है कि खरीदार गंदे और तैलीय बालों से नफरत करते हैं। जिन गो उज्जवल मुस्कान प्रदर्शित करता है जबकि वे उसके शरीर को साफ करने के लिए कीनी गर्म पानी की बाल्टियां फेंकते हैं, एक गर्म बाथटब में आराम करते हुए कि वह आखिरकार 10 वर्षों में जमा हुई सारी गंदगी को धोने में सफल रहा। वह तो यह भी सोचता है कि जीवन इतना बुरा नहीं है। जब रक्षक उसे भ्रमित होकर देखता है, उसकी मुस्कान को समझे बिना, युवक यह देखकर चौंक जाता है, अब उस थर्मल स्पा के कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति शांत तरीके से समझा एक था और वह अब स्नान परिचारक के रूप में कार्य करता है। वह दर्जनों अलग अलग नौकरों के में पेश करता है और युवक खुद को औपचारिक रूप से जिनगोन के रूप में पेश करता है। बुजुर्ग व्यक्ति युवक की स्थिति पर शोक व्यक्त करता है, लेकिन जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वे अच्छा भोजन और गर्म स्नान देते हैं। उनकी बातचीत अचानक तब बंद होती है जब डरने वाला रक्षक मजबूत और भारी कदमों के साथ पसाता है। चिढ़ा हुआ रक्षक पूछता है कि लाल गर्म लोहे के निशान को प्राप्त करने के लिए तैयार क्यों नहीं किया गया है। वह कठोरता से सवाल करने के बजाय अपने पुराने कपड़े क्यों पहन रहा है। जिनगोन एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान प्रदर्शी से चेतावनी देता है कि वह उस गर्म निशान को प्राप्त करने वाले हिस्से को छोड़ना पसंद करेगा। वो लोहे की जंजीरों को आसानी से तोड़ देता है, यह कैद किसी भी निशान को भुगतने के लिए बहुत कीमती है। चिढ़ा हुआ गुर्गा कैदी को बलपूर्वक नियंत्रित करने और उसे उसकी उचित जगह पर रखने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है। वह बस चलना शुरू कर देता है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और गर्म स्नान के लिए उसे व्यंग्यात्मक रूप से धन्यवाद देता है। सभी रक्षकों को विद्रोही को पकड़ने का आदेश देता है इससे पहले कि वह वहां से भाग जाए। जिनगोन चलता है, झूमर से सजे एक अविश्वसनीय रूप से शानदार गलियारे में प्रवेश करते हुए प्रशंसा करता है। युवक महल के विशाल आकार से प्रभावित होकर बड़बा लेकिन याद करता है कि उसे वहां से जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत है। रास्ते में उसका सामना दो डरे हुए कर्मचारियों से होता है कि क्या वे वहां से बाहर निकलने का रास्ता जानते हैं। युवक आतंक के साथ कांपते हैं और हकलाते हैं, लेकिन पूछते हैं कि क्या है वह बहुत भारी नहीं है। वह बिना समझे पीछे मुड़कर देखता है और महसूस हुए गुर्गों के एक पहाड़ को उनके पैरों से घसीट रहा है। गाइड विशाल मुख्य प्रवेश द्वार दिखाते हैं, स्वतंत्रता की ओर घसीटना जारी रखता है। अचानक बाहर से एक क्रुद्ध आवाज गूंजती है कि उनके भागने का कोई भी प्रयास पूरी तरह बेकार होगा, यह कहते हुए कि उसने पहले ही इसकी उम्मीद की थी और एक सशस्त्र सेना के साथ दिखाई देता है। वह खुलासा करता है कि म्योंगचुंग के रूप में जाने जाने वाले एक बहुत शक्तिशाली सी रैंक शिकारी को काम पर रखा है। शिकारी अपनी अपार शक्ति का घमंड करना शुरू हो पैदा होने के दिन से अपने कबीले का सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन अचानक खून की एक फुहार व्यापारी के चेहरे पीछे, जिससे मोटा आदमी पूरी तरह पंगु हो जाता है। एक विशाल भालू पेड़ों के बीच दिखाई देता है, एक खतरनाक बीरंग राक्षस के रूप में प्रकट करता है। दहशत जगह पर हावी हो जाती है कि भालू ने कुलीन शिकारी को केवल एक साधारण प्रहार से हरा दिया। हर कोई जंगल में हताशा से दौड़ना शुरू करता है, जबकि जिनगोन बस भालू को देखे इसे बहुत अजीब पाता है। राक्षस हमला करने के लिए गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन युवक जानवर को सोचने लगता है कि क्या चोरनी उसकी किताब का ख्याल रख रही है। रात के दौरान दृश्य प्रकाशित शहर में बदल जाता है। आधुनिक मार्ग पारंपरिक मंदिरों के साथ विपरीत है। एलिस अकेले व्यस्त सड़कों पर अपने चेहरे पर एक बहुत ही उदास और हतोत्साहित अभिव्यक्ति के साथ चलती है। वह एक अंधेरी और शांत गली के सामने रुकती है। घर पर उसका इंतजार न करने से पहले गहराई से सांस लेती है। युवती चुपचाप इस बात के लिए शोक कि वह इस दिन अपनी बहन के लिए दवा लाने का अपना वादा निभाने में सफल नहीं रही। अचानक एक परिचित आवाज अंधेरित करती है, जिससे लड़की का शरीर डर से कांपने लगता है। जिनगोन ऊपर झुकते हुए दिखाई देता है। युवती को उसकी वापसी से पूरी तरह हैरान छोड़ देता है। युवक आराम से समझाताओं ने बस उसे बिना सिर समझे के वहां से जाने देने का फैसला किया। वह उसकी बहन की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में लेकिन घर के अंदर से आने वाली बहुत तेज खांसी से बाधित हो जाता है। यह सत्यापित करने के लिए बेताब है कि क्या हो रहा है, जबकि जिनगोन गंभीरता के उसका साथ देता है। गुलाबी बालों वाली बड़ी चिंता न करने के लिए धीरे धीरे पूछती है, जबकि वह बिस्तर पर लेटी हुई बहुत खांसती है। अजीब महसूस करने के बावजूद कि उसकी बहुमूल्य मार्शल तकनीक की किताब कहाँ है, जिसे उसने उसकी देखभाल में छोड़ दिया था। प्रवेश द्वार पर पुरुष आवाज सुनकर बड़ी बहन खड़े होने का प्रयास करती है। अप्रत्याशित आगंतुक की उपस्थिति को नोटिस करती है।
वह खुद को योंग सोहे के रूप में और कमजोरी के कारण उसे खड़े होकर प्राप्त न कर पाने के लिए माफी मांगती है। जिन गोन बहुत ध्यान से महिला को देखता है और उसके सिस काफी असामान्य देखकर अपनी आंखें सिकोड़ता है। युवक उस महिला के शरीर से निकलने वाली एक बेहद अंधेरी ऊर्जा को महसूस करता है जो सामान्य नहीं लगती है। एलिस बहुत से माफी मांगती है, स्वीकार करती है कि वह दोनों द्वारा किए गए सौदे को निभाने में सफल नहीं रही। वह रोतेड़ के पुरुषों ने दवा के लिए सारा पैसा और बहुमूल्य मार्शल आर्ट्स की किताब भी चुरा ली। लड़की उस अपमानजनक को याद करती है जिसमें त्योनकदी धोखाने के बाद उसे ठंडे फर्श पर फेंक दिया गया था। नकाबपोश गुर्गे ने उसके द्वारा सोने के सिक्कों को जब्त करने के लिए बेतुकी ब्याज दरें ली थीं। उसने फर्श पर केवल 30 सोने के सिक्कों के साथ एक युवा चोरनी के बेताब प्रयास का मजाक उड़ाया। एलिस अपनी नजर में बहुत गुस्से के साथ अपमान को याद करती है। यह कसम खाती है अभी भी जो उन्होंने किया उसके लिए महंगा भुगतान करने वाले हैं। उस क्षण उसने कम से कम बैकपैक बरामद करने की कोशिश की जिसे पुरानी किताब के बगल में कोने में फेंक दिया गया था, लेकिन गिल्ड नेता ने इसके वापस करने से इनकार कर दिया कि वहां की हर चीज अब कानूनन अपराधियों की है। लड़की की मासूमियत का मजाक उड़ाते हुए कि उसे विश्वास था कि वह वहां से अपना सामान वापस हासिल करने में सफल होगी, और रक्षकों में से एक ने लड़की की पसलियों में एक क्रूर लात मारी ताकि उसे वहां से एक बार और हमेशा के लिए दूर भेजा जा सके। जबकि दुनिया के केवल चतुर लोगों की होने के बारे में क्रूर शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अपराधी ने उसे है कि यदि वह तुरंत गायब नहीं हुई तो वह भी ब्लैक मार्केट में बेची जाएगी। डाकुओं ने जोड़ती दूर चली गई, अपमानित और अपने आंसुओं को रोकने में असमर्थ। वर्तमान में वापस एलिस बहुत रोती है, दोहराती है कि उसे ऐसे सुरक्षित रखने में विफल रहने के लिए बहुत खेद है। बड़ी बहन युवती को शांत करने की कोशिश वादे को निभाने में सफल न होने के लिए शोक करती है। जिन गुओन एक विचारशील चुप्पी में सुनता है और किताब को बरामद करने की योजना बना रहा है। वह शांति से लड़की के कंधे पर अपना हाथ रख समझ लिया है कि उसकी असली योजना कैसे काम करती है। जिन गोन कहता है कि भले ही दुनिया चतुर लोगों की है, गद्दारों को झूठ की पत कीखने की जाती है। वह एलिस की बड़ी सारी आसानी के साथ उठाता है और दोनों युवतियों को पूरी तरह सदमे में छोड़ देता है। सोहे एक लाल चेहरे के साथ पूछती है उसकी छोटी बहन एलिस के साथ किस तरह का रिश्ता है। वह लड़की को बहुत देखभाल के साथ बिस्तर पर लेटाता है कि दोनों का एक जटिल अतीत है। युवक उस गलती का हिस्सा बीमारी के लिए बहुत महंगी दवा प्राप्त करने में सफल नहीं रही। वह गारंटी देता है कि वह दवा लाने पूछती है कि क्या वह वास्तव में उस युवक के हाथों में एलिस की नीति पर भरोसा कर सकती है। जिन गुओन एक मुस्कान के साथ स्वीकार करता है और बदले में केवल यह मांगता है कि सोहे एक एकल और महत्वपूर्ण वादा करे। वह उसके वहां से वापस आने से पहले खुद को उस भयानक बीमारी से हार न मानने के लिए कहता है। सब कुछ हल होने कहता है कि प्रस्थान करने का समय आ गया है और एलिस को उसकी त्वरित दृढ़ता से काफी हैरान छोड़ देता है। वह आत्मविश्वास के साथ घोषित करता ऐसा और उसकी बहुमूल्य तकनीक की किताब भी बरामद करने वाले हैं। एलिस मंदिर में वापस क्यों नहीं गए जहां महागिल्ड इस दिन दोपहर के दौरान इकट्ठा हुआ था। वह समझाती है कि ईंटों से बना वास्तव में समूह के सच्चे मुख्यालय तक सीधी पहुंच देता है। युवती खौजाले की अवधि के दौरान ही साहसी लोगों के एक सामान्य और ईमानदार गिल्ड के रूप में खुद को पेश करते हैं, लेकिन रात होने पर वह गुप्त स्थान ब्लैकेट का सबसे बड़ा और व्यस्त गुप्त कैसीनो में बदल जाता है। एलिस एक काले हुड वाला लबादा संपत्ति है कि दोनों को अपने चेहरों को ढकने की जरूरत ताकि वहां पहचाना न जाए। दोनों काले चेतावनी देती है कि कैसीनो का सबसे प्रसिद्ध सट्टेबाजी का खेल शुरू होने वाला है। शोर वाला हॉल गुप्त के सिक्के लगाने वाले चिंतित सट्टेबाजों से भरा है। बालकनी के ऊपर से सब अपनी उंगली ठीक उस दिशा में इंगित करती है जहां महान मुख्य कार्यक्रम होगा। हॉल के केंद्र में दो मुकाब में विवाद करते हैं, एक दूसरे के चेहरों पर हिंसक थप्पड़ मारते हैं। जिन गोन पूर्ण भ्रम का एक चेहरा बनाता है जब उसे सपट मारने की प्रतियोगी पैसा लगाते हैं। एलिस पुष्टि पूरा कैसीनो इसी के चारों ओर काम करता है जब एक अज्ञात आवाज पूछती है कि वे दोनों कौन हैं। हाथ में बियर का गिलास लिए एक व्यक्ति चेतावनी देतान ली है और यह सत्यापित करने के लिए दौड़ते हुए आया है कि क्या यह वास्तव में वही है। हर के बुजुर्ग सिपजापसु एक छोटी गुलाबी स्कर्ट पहने हुए दिखाई देता है, बियर का गिलास पेश करता है कि क्या आजकल पुरुषों और महिलाओं के कपड़ों के बीच की बाधाएं एक बार और हमेशा के लिए गायब हो गई हैं। एलिस बुजुर्ग व्यक्ति की अभिव्यक्ति बनाती है जबकि जिन्न गोन इसे समझने की कोशिश करना छोड़ देता है। अजीब बूढ़ा आदमी अस्वीकृति की नजरों को चेतावनी देता है कि वह कैसीनो खेल को समझाना पूरा करने वाला है। वह अखाड़े की ओर इशारा करता है, यह दिखाते हुए हम इस पर अगल बगल स्थिति में रहते हैं, वैकल्पिक थप्पड़ मारते हैं। यदि प्रहार खाने वाला मजबूती से खड़ा रहता है तो वह वापस मारने का अधिकार जीत जाता है, लेकिन यदि प्रतियोगी प्रहार के बल को सहन नहीं करता है तो वह तुरंत विवाद हार जाता है, जैसा कि अभी हुआ। युवक निष्कर्ष निकालता है कि विजेता दांव से विवाद में भाग लेने की कोशिश करने का विचार भूल जाने की चेतावनी देती है। वह गंभीरता से चम दिए गए प्रहार घातक हैं और यदि वह बहुत साथ सावधान नहीं है तो वह बिना जीवन के समाप्त हो सकता है। उद्घोषक उत्साह से चिल्लाता है कि महागिल्ड के महान नेता ने अभी एक ही प्रहार से एक और चुनौती देने वाले को बाहर कर दिया। व्यर्थना हांडे जोर से हंसने लगता है, मंच पर लड़ने की चुनौती देता है। जिन गोन नकाबपोश नेता को तुरंत पहचान लेता है, ये लेकिन याद करता है कि उसे दांव लगाने के लिए सिक्कों की जरूरत है। वह मुड़ता है, पूछता है कि क्या उसके पास कोई अतिरिक्त पैसा है, लेकिन युवा चोरनी के चेहरे पर भ्रमित व्यक्ति देकर हार मान लेता है। युवक तब धीरे धीरे बुर्ज की दिशा में अपनी नजर हटाता है जो आसन खतरे को नोटिस करने पर ठंडा पसीना बहाने लगता है।
एक डरावनी मुस्कान के साथ जिनको उन बुजुर्ग व्यक्ति के कंधे को पकड़ता है और पूछता है कि पहले बहुत महत्वपूर्ण नहीं कहा था। युवक बुजुर्ग व्यक्ति को नियति होने में याद दिलाता है और बूढ़ा व्यक्ति टिप्पणी करता है कि वह अब एक लुटेरे जैसा दिखता है। जिन्नगोन बूढ़े व्यक्ति को बहुत करीब से देखने के लिए कहता है। मजाक के साथ यह जरूरतमंद युवक की केवल गिड़गिड़ाती आंखें हैं। बूढ़ा व्यक्ति सोना सौंपते समय रोता है कि यह जबरन वसूली नहीं है बल्कि उज्जवल भविष्य वाले युवक के लिए प्रायोजन है। लोगों को अपने परिवारों को भी दांव पर लगाने का आदेश देता है यदि उनके पास खेल के लिए सोने के सिक्के नहीं हैं। अचानक सोने के सट्टेबाजी की मेज पर एक रहस्यमयी नकाबपोश आकृति द्वारा फेंकी जाती है। जिनगोन रात के नए चुनौती देने वाले के रूप को प्रकट है। उद्घोषक और पूरे कैसीनो जनता को पूरी तरह उत्साहित छोड़ देता है। गिल्ड नेता उसे भगोड़े दास के रूप में पहचानता है और जिनगोन बस एक जिसने उसकी किताब रखी थी उस कचरे के दुस्साहस का मजाक उड़ाता है और उद्घोषक पूछता है कि वे कैसे तय करेंगे कि पहले कौन मारेगा। अत्यधिक अहंकार के सन अपने गाल की ओर इशारा करता है। दुबले पतले दास को मारना शुरू करने का आदेश देता है। जनवक को अपना सोना और अपना शरीर ऐसे हारे हुए विवाद में सौंपने के लिए मूर्ख कहती है। उस दर्शकों के मजाक से अनजान युवा योद्धा जिनगोन बस एक बहुत बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहता है, यह जानते हुए कि उसकी असीमित मुट्ठियों की आसानी से मासूम लोगों को घायल कर सकती है और जान ले सकती है। उसने अपनी कुचलने वाली शक्ति को रोकने एक प्रभावी तरीका खोजने के लिए अपना सारा दिमाग केंद्रित किया। जिनगोन याद करता है कि उसके बुनियादी शारीरिक रूप की पूर्णता के अनुसार गुणा होती है। वह सोचता है कि यह कुछ नष्ट कर देता है तो शायद विपरीत करना और हाथ खोलना विपरीत परिणाम लाता है। उस विचार के साथ युवक अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे की दिशा में एक बेहद तेज खुले हाथ वाला थप्पड़ मारता है। जिन दर्शकों ने करीब से द्वंद्व देखा उन्होंने उस प्रहार की गति अपनी आंखें चौड़ी कर ली। दहशत और आश्चर्य कैसीनो की पूरी जनता पर हावी हो गया जिसने ऐसा तेज हमला कभी नहीं देखा था। गिल्ड नेता नहांडे बाहर हो जाता है। अखाड़े की पूरी मंजिल को इतनी ताकत से तोड़ देता है। एलिस पूरी तरह हैरान होकर चिल्लाती है, पूछती था और युवक शांत होकर जवाब देता है कि वह नहीं था। वो एक हल्की मुस्कान प्रदर्शित करता है कि वह वास्तव में एक बिल्कुल नई लड़ने की तकनीक है जिसे उसने बनाया है। वह खुलासा करता है कि एक क्षति से बचने के लिए ठीक आंतरिक ऊर्जा को विभाजित और तितर बितर करती है, जबकि वह प्रहार को ऊर्जा फैला मुक्का कहता है, यह कहते हुए कि वह सिर्फ एक थप्पड़ था। जिनगोन डरे हुए उद्घोषक की ओर मुड़ता है कि उसने द्वंद्व जीत लिया है और वह सारा पुरस्कार पैसा लेने वाला है। महल के शिष्य गुर्गियर निकालते हैं और चिल्लाते हैं, किसी को भी उसे वहां से भागने न देने का आदेश देते हैं। युवक धमकियों से हिलता भी नहीं है। वहां से अपने सामान रखने के बारे में पता लगाने का अवसर लेने की जरूरत है। वह अपने बाएं हाथ की टिप्पणी करता है कि वह स्थिति उसकी योजनाओं के लिए एकदम सही हो गई। कैसीनो हॉल एक बहार से भर जाता है जबकि जिनगोन अपने तेज प्रहार करना शुरू करता है। एक और गुर्गा अपने गाल पर उन थप्पड़ों में से एक प्राप्त करने के बाद अपने पूरी तरह से विकृत होकर फर्श पर बेहोश हो जाता है। जिन तकनीक का कुछ और बार उपयोग करने के बाद वह आखिरकार अपनी भारी शक्ति को नियंत्रित करने की आदत डाल रहा है। वह पूछता है कि क्या युवा चोरनी बरामद करने और अपना सारा सट्टेबाजी का पैसा इकट्ठा करने में सफल रही। एलिस आश्चर्य से मैं झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा था कि वह दासों से आसानी से भाग गया। आश्चर्य को मुस्कान के साथ चेतावनी देता है कि दोनों को अपनी बहन की दवा लेने के लिए जल्दी जाने की जरूरत है। समूह आखिरकार चिकित्सा क्लिनिक के सामने पहुंचता है जो अंधेरी रात के बीच बहुत अधिक बाहर खड़ा है। एलिस चलती फिरती धन्यवाद देती है, यह कहते हुए कि युवक के रूप के पीछे एक बहुत अच्छा और निष्पक्ष दिल है। युवा नायक बस एक मिलनसार हंसी देता है और दोनों को और हमेशा के लिए जगह में प्रवेश करने के लिए कहता है। मुख्य कमरे के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और अतीत की अंधेरी यादें लाने वाली बहुत विशिष्ट गंध को महसूस करने पर अपनी नजर सिकोड़ता है। और उसके पिता पूरी तरह से असहनीय गंध के साथ एक दवा बैरल में स्नान करते थे, हंसते थे, यह कहते हुए कि लड़का वास्तव में उनका बेटा था और एक वास्तविक आदमी को बदबू सहनी चाहिए क्योंकि उस अजीब मिश्रण की भयानक गंध बहुत तेज थी जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था। छोटा युवक अपनी नाक पकड़कर पूछता था कि किस गंदे और बदबूदार कड़ाही में स्नान करने पर जोर देते थे। उसके फिर भयानक स्नान एक योद्धा के रूप में उनके सबसे बड़े पछतावे से सीधे जुड़ा था। उन्होंने खुलासा किया कि असहनीय गंध के कारण वह जहरों के प्रति पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके। उनकी गंध की गहरी शिकारी भावना ने उन्हें उस कला को पूरा करने के लिए काफी लंबे समय तक बदबू सहने से रोक दिया। गुरु गंदा पानी हर जगह फैलाते थे जबकि लड़का उस गंदगी के बारे में शिकायत करता था। वर्तमान में वापस जिनगोन क्लिनिक में चलता है कि यह बिल्कुल वही गंध है। वह अपनी केंद्रित नजर सिकोड़ता है। यह अच्छी तरह जंद एक प्राचीन और खतरनाक निषिद्ध तकनीक की है। काले ट्यूनिक में रहस्यमयी वैद्य टिप्पणी करता है होकर इतनी देर रात को यात्राएं प्राप्त करने के बारे में। वह मुस्कुराता है, पूछता है, जबकि जिनगोन महसूस करता है आदमी छाया के जहरीले कलाओं पर हावी है। वैद्य समझाता लोग पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए वह रातों के दौरान रोगियों को अटेंड करता है। लेकिन महामारी पूरे गांव में फैल गई है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए युवती चौंक जाती है।
है। वैद्य सौम्य तरीके से अपना गारंटी देता है कि यह एक भाग्य है कि उनके पास इलाज उपलब्ध है। वह उन भूमि में यिन और यांग गोली के नाम से जाने हीलिंग अमृत की दुर्लभ सामग्री का हवाला देता है। आदमी टिप्पणी करता है वे वस्तुओं की आवश्यकता के बिना विशेष क्षमताओं को उपयोग करके शक्तिशाली अमृत बनाने का प्रबंधन करते हैं। वैद्य कहते हुए कि उसने रिकवरी में तेजी लाने के लिए विशेष जड़ी बूटियां जोड़ी हैं। एलिस बड़ी खुशी के साथ थैली पकड़ती है, डॉक्टर की दया पर पूरी तरह विश्वास करती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए मिलनसार तरीके से सिर हिलाता है और चेतावनी देता है को ठीक होने तक बिना असफल हुए दवा लेनी होगी। वह संदिग्ध तरीके से पूरा करता है कि भले ही वह शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द महसूस करती है, उपचार जारी रहना चाहिए। कमरे के पीछे जिनगोन दवा की दराजों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करता है। इतनी जिज्ञासु तरीके से अभिनय करने के लिए सबका ध्यान आकर्षित करता है। वह एक अजीब मुस्कान के साथ मुड़ता है। यह दावा विभिन्न विदेशी जड़ी बूटियों का निरीक्षण कर रहा था जो उन्होंने वहां रखी थी। वैद्य और चेतावनी देता है कि दुर्भाग्य से उसे अब से उस दवा की कीमत काफी बढ़ानी होगी। वह पिछले कुछ दिनों में मांग बहुत बढ़ गई है और वह मुश्किल से आपूर्ति करने का प्रबंधन कर रहा है। जिनगोन एलिस को मिलनसार तरीके से अलविदा कहता है कि चंद्रमा के नीचे घर वापस चलने पर उसके पास एक महान यात्रा हो। एलिस दवाओं की छोटी थैली को चिंता से कम एक पूरा महीना चलना चाहिए। वह खुद से पीड़ा में पूछती है और युवक उसे बहुत गंभीर और विचारशील अभिव्यक्ति के साथ देखता है। स्पष्टिंगोन उसके हाथ से दवाओं की थैली ले लेता है और युवती को उस दृष्टिकोण के साथ काफी भ्रमित छोड़ देता है। युवक बैंगनी गोलियों में से एक निकालता है, कहते हुए कि उसे जानकारी एक बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ा सत्यापित करने की आवश्यकता है। उसके आश्चर्य के लिए युवक गोले को उसने मुंह में डालता है और अपनी वास्तविक संरचना का परीक्षण करने के लिए उसे पूरा निगल लेता है। एलिस हताशा में चिल्लाती है किया और जिनगोन मजाक करता है, यह कहते हुए कि उसे हाल ही में ऊर्जा की कमी थी। युवती उस बेतुकी बर्बादी के बारे में शिकायत करती है और बुजुर्ग व्यक्ति सिब्जा पूर्ण चुप्पी में पूरे दृश्य का निरीक्षण करता है। अनुभवी बुजुर्ग युवक के उस दृष्टिकोण के पीछे वास्तव रहस्यमय इरादों को तुरंत महसूस करता है। इस बीच रहस्यमय डॉक्टर के क्लिनिक में थान की पूरी संरचना को लपेटना शुरू कर देता है। अपने निवास में युवा योंग में डालती है और निगल लेती है। भयानक महामारी से ठीक होने की उम्मीद करती है। एक चमकती ऊर्जा लड़की के शरीर को लिपटती है जो अपनी ताकतों को जल्दी लौटते हुए महसूस करने पर एक सुनसन मुस्कान प्रदर्शित करती है। एलिस अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ती है कि बहुत महंगी दवा आखिरकार काम कर गई। युवा चोरनी ने जिनगोन को याद करते हुए और कैसे उसकी मदद करने के लिए स्वीकार किया, अपार कृतज्ञता के आंसू बहाए। दोनों बहनें एक दूसरे को गले प्रभावित होती हैं और उस उद्धार के लिए अपने दिल की गहराई से युवा नायक को मानसिक रूप से धन्यवाद देती हैं। उन दो बहनों की जिम्मेदार के रूप में सिबजापसू और जिनगोन के चेहरे दृश्य में दिखाई देते हैं। अगली सुबह एक बहुत ही खिड़की के माध्यम से कमरे में आक्रमण करने वाली एक सुंदर धूप के साथ आती है। नीला आकाश उस व्यस्त क्षेत्र के विशाल प्रशिक्षण मंदिर छतों पर तीव्रता से चमकता है। जिनगोन स्वादिष्ट मांस से काटता है और बहुत संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ भोजन का स्वाद लेता है। नाश्ते के स्वादिष्ट स्वाद की प्रशंसा करता है और पुष्टि करता है कि मांस भरने के साथ यह बहुत बेहतर है। बुजुर्ग व्यक्ति जापसू आंगन में नीचे से चिल्लाता है, पूछता है कि युवक मंदिर की छत पर क्या कर रहा है। वह जवाब देता है कि क्षितिज का सुंदर भी स्वादिष्ट बनाता है और एलिस के बारे में पूछने का अवसर लेता है। बुजुर्ग लड़की शांति में गहरी नींद लेती है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने लगातार कई दिनों तक ठीक से आराम नहीं किया था। जिनगोन शांत तरीके से नीचे उतरता है, गलियारे की लकड़ी की सतह पर हल्केपन के साथ उतरता है। युवक टिप्पणी करता है कि बुजुर्ग व्यक्ति भी मार्शल आर्ट्स पर हावी था, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति हंसते हुए उस बयान से इनकार करता है। सिबजापसू कहता है कि जो आधुनिक दुनिया के अनुकूल नहीं हुआ और उससे कई साइड जॉब्स की जरूरत है, लेकिन एक बेहद चतुर नजर के साथ यह कहते हुए कि उसने युवक को पहले दवा संभालते हुए अच्छी तरह देखा। दोनों के बीच का वातावरण मंदिर की छाया में, जबकि बुजुर्ग अपना तर्क जारी रखता है। अनुभवी बुजुर्ग सीधे खुलासा करता है जब युवक ने दवाओं की थैलियों को बदल दिया। वह पूछता है कि क्या युवक ने चुपके से डॉरातन थैली चुराई थी जबकि उसने छानबीन करने का ढोंग किया था। सिबजापसू फिर जिग्सा के उस रस्म कोठे को वास्तवाद क्या था जिसे युवक ने सड़क पर निगला था। युवा नायक बैंगनी गोलियों की छोटी थैली रखता है और पूरी तरह निश्चित है कि दवा नकली है। वह गंभीर तरीके से समझाता है कि वह कुछ भी ठीक नहीं करता और जहरीले पदार्थ को शामिल करने के कारण दर्द को शांत करता है। युवक खुलासा करता है कि इस कारण से उन वास्तविक उपचार जड़ी बूटियों के लिए जहर को बदल दिया जिन्हें उसने खुद हटा दिया था। वो अच्छी तरह जानता था कि एलिस के लिए कि वो अपनी बीमार बहन को जहर दे रही थी एक विनाशकारी झटका होगा। बुजुर्ग उस वीरतापूर्ण महानता की प्रशंसा करता है, लेकिन जिनगोन विनम्र तरीके से जवाब देता है, बुजुर्ग को तारीफ लौटाता है। बुजुर्ग सिबजापसू हंसते हुए टिप्पणी करता है और स्वीकार करता है कि उसे युवक में अत्यधिक दिलचस्पी हो गई है। रात फिर से शांत पानपर क्षेत्र पर गिरती है जबकि अंधेरा उस शहर की गलियों को ढकना शुरू कर देता है। अंधेद्य सोने की एक बड़ी थैली सौंपता है, यह कहते हुए कि वह महीने के लिए उसका भुगतान है। वह विनम्र तरीके से इशारा करता है कि रहस्यमयी संगठन में उसका संबद्धता आधिकारिक कब होगी। कतर नकाबपोश आदमी ठंडे से टिप्पणी करता है कि नकली जहरों की बिक्री ने डॉक्टर की बातचीत बहुत तेज कर दी होगी। वह दुर्लभ सामग्रियों का एक नया अत्यंत घुमावदार और सेवादार तरीके से धन्यवाद देता है।
लेकिन वैद्य के चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगता है, क्यों बने भयावह वातावरण को नोटिस करता है और हिचकिचाहट के साथ टिप्पणी करता है कि दुर्लभ सामग्रियों की मात्रा सहमत होने से थोड़ी कम लगती है। अपराधी कठोरता से जवाब देता है कि वितरण कम और चाहता है तो उसे श्रद्धांजलि दोगुनी चुकानी होगी। वो हकला के लिए विनम्रता से धन्यवाद देता है, जबकि नकाबपोश आदमी उसे चेतावनी देता है कि उसे समूह के प्रति बौद्धिक निष्ठा दिखाने की जरूरत है। नकाबपोश आदमी यह भी चेतावनी देता है कि दास बाजर को अपना मुंह पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया। वह एक भयानक जानलेवा धमकी देता है कि यदि वहां से उनका कोई रहस्य लीक हुआ तो परिणाम घातक होंगे। वैद्य कांपते हुए सहमत होता है, जबकि दो खतरनाक आक्रमणकारी अंधेरे कमरे से निकलना शुरू कर देते हैं। फार्मेसी का भारी लकड़ी के साथ बंद हो जाता है, स्थान को फिर से पूर्ण शांति में छोड़ देता है। वैद्य मेज पर सोने गुस्से के साथ फेंकता है, उस पर महसूस हुए सारे गुस्से को वेंट करता है। वह गुस्से में अपने दांत पीसता है। सब कुछ जब्त करने के बाद भी अधिक से अधिक पैसे की मांग करते हैं। वह जोर उस भयानक अपमान को 100 गुना वापस करेगा, लेकिन वहां कुछ अजीब नोटिस करने पर जम जाता है। वह एक नकली मुस्कान के साथ मुड़ता है, एक अप्रत्याशित अनुचित व्यवहार के लिए माफी मांगता है। बहुत ही लापरवाह तरीके से रात के अंधेरे में थैली से सीधे गोलियां खा रहा है। डॉक्टर चेतावनी देता है बन सकता है, लेकिन युवक गारंटी देता है हंसते हुए कि उसका पेट मजबूत है। आदमी भयावह तरीके से मुस्कुता कि उसे परिणामों की परवाह नहीं है जब तक कि वह दवा के लिए भुगतान करता है। युवक हंसते हुए जवाब देता है जिसे उसे भुगतान करना होगा, क्योंकि उसने झूठ के लिए एक अचूक दवा लाई है। वैद्य डर में अपना हाथ कुतरना शुरू कर देता है और कि युवक उस बात से क्या कहना चाहता है, और मजाक के साथ वह जहर की गोली दिखाता है जिसे उसने पहले अपने लबादे से हटा दिया था। वह एक डरावनी नजर के साथ घोषित करता है एकमात्र प्रभावी दवा एक हिंसक मार खाना है। वैद्य दी एक भयावह मुस्कान प्रदर्श चेतावनी देता है कि कभी कभी चीजों को अनदेखा करना सबसे अच्छा विकल्प है। पलकदे अपना हाथ आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाता है, उसके हाथ में सुइयां प्रकट होती हैं। वह जहरीली सुइयों का अपना विशेष हमला करता है, उनमें से कई को अंधेरे में तेज गति से फायर करता है। सुइयां सटीक और घातक प्रक्रिया के साथ हवा को काटती हैं, छाया के भयानक जहर के साथ तीव्रता से चमकती हैं। युवक महारत के साथ चकमा बदलते हैं, यह प्रदर्शित करते हैं कि वे त्वचा को हिट करने तक लक्ष्य का पीछा करते हैं, लेकिन एक अवश्य से आगे बढ़ता है और हवा के बीच में उन घातक सुइयों में से प्रत्येक को पकड़ना शुरू कर देता है। वैद्य अपनी आंखें चौड़ी छोड़ता है, ऐसी अविश्वसनीय रक्षा का गवाह बनते हुए। वह हैरान महसूस करते हुए कि घुसपैठिए ने हल्की सी खरोंच भी सहे बिना उन सभी जहरीली सुइयों को पकड़ लिया। आदमी स्वीकार नहीं कर सकता कि युवल अपने नंगे हाथों का उपयोग करके वह महान उपलब्धि हासिल की। हताश होकर वह एक और कला करने की कोशिश करता है। युवक नायक की दिशा में और अधिक जहरीले गोले फेंकता है, जिन गोन बस अपनी बांह के साथ एक साधारण हलचल कर देता है जो ऊर्जा का एक मजबूत प्रभाव बनाता है। शॉकवेव का प्रभाव डॉक्टर के चेहरे पर जाता है कि किस अदृश्य बल ने उसे मारा। मलबे के पीछे क्षेत्र में पहले से ही ऐसा शक्तिशाली और छिपा हुआ योद्धा मौजूद था। युवक गुस्से के साथ चलता है और सवाल करता है जीवन रक्षक सुइयों का उपयोग करके हत्या करने का दुस्साहस कैसे है। वह हथियारों का विश्लेषण करता है कि कमजोर होने के बावजूद हमले के पीछे की ऊर्जा में बहुत ही सरल हलचलें थीं। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान कहता है और डराने वाले तरीके से चेतावनी देता है कि बदमाश को अच्छे व्यवहार की आवश्यकता है। डॉक्टर अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करता है कि युवा योद्धा किस संगठन से संबंधित है। जिनगोन अपनी मुद्रा के बदलाव का मजाक उड़ाता है और हुए कि आदमी के पास उन दो चीजों में से किसी एक को करने का समय नहीं होगा। खलनायक उसके तेज कदमों का विश्लेषण करता है और सोचता है कि युवक छाया हदरावने वर्ग से संबंधित है। युवक की शैली को समझने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वह वास्तव में एक मार्शल आर्ट्स फाइटर है। जिनगोन कहता है कि वह आधुनिक शब्दों को नहीं जानता, लेकिन डरे हुए प्रतिद्वंदी के सामने गर्व के साथ अपना नाम उजागर करता है कि युवक के पास कम से कम शक्ति का बी रैंक है और वह फिर से हमला करने के दृढ़ संकल्प के साथ खुद को तैयार करता है। वह अपने दाहिने हाथ में एक बैंगनी जहरीली धुंध केंद्रित और आश्वस्त होकर कहता है कि उसके पास लड़ाई में पूर्ण लाभ है। अपराधी जहरीले खून का एक विशाल टॉरेंट फायर करता है, लेकिन गन सीवेज जैसी लगती है। जहर फैलता है और जिनगोन बहुत खांसता है। उस तरह से जहरीले धुएं के सामने अपनी बांह से अपना चेहरा ढंकता है। वह बैंगनी धुएं में लपेटकर खांसता है, यह कहते हुए कि फाइटर्स की ताकत उनकी सांस पर निर्भर करती है। यह सोचता है कि जहर के सामने एक योद्धा दम घुटने वाला और अंधा हो गया है, जिसने मुकाबला अच्छे के लिए खो दिया। यह बताते हुए कि प्रतिद्वंद्वी अब मौत के लिए असुरक्षित और एक बेकार डरपोक के अलावा कुछ नहीं है। कूद की ऊंचाई पर खलनायक गुस्से में चिल्लाता है कि घुसपैठिए को अपनी नई निषिद्ध तकनीक का पहला गवाह बनाए। वह युवक के सिर की दिशा में कुल गुस्से के साथ केंद्रित सर्पिल जहर का एक भयानक बवंडर छोड़ता है। जिनगोन बस गंभीरता के साथ हमले को देखता है, खतरे का जरा भी डर न होने का प्रदर्शन करता है। एक तेज नजर के साथ नायक मजाक टिप्पणी करता है कि करने लिए सबसे निष्पक्ष चीज उसे वापस करना है जो उसने लड़ाई में प्राप्त किया। वह काउंटर हमला चेतावनी देते हुए कि वह भी खलनायक को अपनी लड़ाकू तकनीक दिखाने जा रहा है। वह अपनी खुली हथेली की हथेली पेश करता है कि वह उस मुक्के की नई शैली है जिसे उसने अभी अभी महारत हासिल की है। लड़ाई में स्टीक प्रहार प्राप्त करने के बाद अपने घायल और खून से सने चेहरे को पकड़ता है। जिनगोन अपनी नाक ढंकता है कि उस जहर की गंध पूरी तरह से घृणित है और उसके पेट को बीमार कर रही है। घायल वैद्य लड़ाई में अपनी तार मंत्र तैयार करते हुए एक तेज हलचल के साथ पीछे हटता है।
वह उंगलियों के साथ किसी भी मार्शल आर्ट के अस्त्रों के बारे में सोचने की कोशिश करते हुए अपने घायल चेहरे को ठीक करने के लिए एक तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन युवक बस मजाक की मुस्कान प्रदर्शित करता है कि वह किसी भी तरह से एक कौशल से संबंधित नहीं है। जिन गोनक्वा के तरीके से उठाता है कि वह वास्तव में खुद द्वारा बनाई गई एक तकनीक है। यह ताश मुट्ठी की एक भिन्नता होने के लिए कहते हुए दूसरे के बगल में अपनी मध्य उंगली फैलाता है। युवक एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान प्रदर्शित करता है और अपने डरे हुए प्रतिद्वंद्वी के लिए घोषित करता है कि उस प्रहार का नाम उंगली मुक्का है। वैद्य गुस्से में चिल्लाता है कि वह बहुत बकवास बात करता है और आगे बढ़ता है। बैंगनी धुएं में ढकी अपनी मुट्ठी के साथ हमला करता है, लेकिन फुर्तीले तरीके से जिन दुश्मन के हमले को रोकता है, उसकी कलाई पर अपनी 2 उंगलियों के साथ एक सटीक प्रहार करता है। उंगलियों का सटीक प्रभाव प्रतिद्वंद्वी तितर कर देता है, साथ ही उसकी बांह को पंगु बना देता है। खलनायक शुद्ध दर्द की एक बहरा कर देने वाली चीख छोड़ता है और जिन्न गोन बस शांति दोहराता है कि वह एक जादू कौशल नहीं है, एक निंदक मुस्कान प्रदर्शन दिखाता है। प्रतिद्वंद्वी को अपनी अनूठी लड़ने की शैली की घोषणा करता है। वैद्य पूरी तरह से इन्हें पीछे हटता, यह समझने में असमर्थ है कि ऐसी मार्शल ताकत कहां से आती है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया करने का प्रबंधन तेजी से आगे बढ़ता है और खलनायक की छाती पर एक और सटीक उंगली प्रहार करता है। अपनी त्रुटिहीन मुकाबला मुद्रा मान लेता है, जबकि प्रतिद्वंद्वी उसके सामने तड़पता है। वैद्य हताश होकर बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन महसूस करता गति किसी भी प्रतिक्रिया से कहीं अधिक है। शुद्ध गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आक्रोशित यह पूछकर कि यूरे का मजाक उड़ाने की योजना कब तक बनाता है, लेकिन युवक आसानी से चकमा देता है। एक सच्चे साये की तरह शांत तरीके से उसके ठीक पीछे दिखाई देता है। खलनायक आखिरकार महसूस करता है कि युवक उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला कर रहा है और हताश होकर निष्कर्ष निकालता है कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। वह चिल्लाता है, यह कहते हो कि हमलों को रद्द करने के लिए अपनी जान चैनलों की रक्षा करेगा, और एक हताश जवाबी आक्रामक शुरू करता है, लेकिन यू पसलियों के किनारे पर लगता है, तुरंत उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को पंगु बना देता है। जिन गोन प्रतिद्वंद्वी की बाहों पर प्रहारों का एक बार में उसकी कलाई और कोहनी को पंगु बना देता है। युवक एक विनाशकारी अंतिम रूप देता है, प्रतिद्वंद्वी को सीधे कमरे के फर्श पर भेज देता है। बेतुका प्रभाव खलनायक की पसलियों को तोड़ देता है, जबकि वह वहां पूरी तरह हार जाता है। जिन गो आवाज निकाले रेंगते हुए देखते हुए खड़ा है, मांसपेशियों के कुल पक्षाघात के कारण। फर्श पर गिरे हुए वैद्य को बहुत कठिनाई के साथ कोसता है, उस आसान तरीके से नफरत के साथ कामता है, यह कहते हुए कि उंगलियां समस्या नहीं है, लेकिन प्रहार करने के लिए उपयोग की जाने वाली राक्षसी क्रूर ताकत है। युवक एक शरारती मुस्कान प्रदर्शित करता है और मजाक सामनाम सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसने सोचा था कि यह उसे बहुत अच्छा लगा। वह अपने अलगाव की अवधि को याद करता है कि वह उस एक जैसे विश्वासघाती प्रकारों से कभी नहीं हारेगा। युवक दुनिया के सभी विश्वास के साथ कहता है और जीवन में जो कुछ भी उसने किया उसमें श्रेष्ठ होगा। वह मजेदार तरीके से है कि खेल में भी नहीं हारेगा, प्रतिद्वंद्वी को फर्श पर बिना प्रतिक्रिया के छोड़ देगा। युवक मजाक हुए कि प्रतिद्वंद्वी को रोक खेलना चाहिए था, और खलनायक उस मजाक पर इतने गुस्से के साथ अपने होंठ काटता है। वैद्य आक्रोश में अपने दांत पीसकर निकालता है, बलपूर्वक अपनी शक्ति को बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित। वह माना क्रिस्टल तोड़ता है और चेतावनी देता है कि वह युवक को कुचलने के लिए उस निषिद्ध बल का उपयोग करने वाला है। खलनायक अपने निषिद्ध कौशल को सक्रिय करता है और कमरे भर में अपनी अंधेरी ऊर्जा का विस्तार करना शुरू कर देता है। एक पूर्ण पागल की तरह हंसते हुए वो उसकी वर्तमान ताकत सामान्य सीमा से आगे निकल गई है, डरावने ए रैंक तक पहुंच गई है। उस अंधेरी और विनाशकारी आभा द्वारा लपेटा हुआ खलनायक एक अंतिम हमनई शक्ति छोड़ने की तैयारी करता है। वह युवक को अपनी पूर्ण शक्ति देखने की चुनौती देता है, लेकिन जिनगोन बस आंगन में रुकता है, दृश्य का निरीक्षण करता है। कुल शांति के साथ युवक अपनी आंखें के बंद करता है और एकाग्रता की गहरी सांस लेना शुरू करता है। निम्नलिखित की एक भारी चमक युवक के शरीर से फट जाती है, वहां से सारी अंधेरी धुंध को तितर बितर कर देती है। शॉकवेव इतनी शक्ति से पर लगती है जिससे वह पूर्ण हताशा में अपनी आंखें चौड़ी कर लेता है। खलनायक आतंक के साथ पीला पड़ जाता है कि उसका पूरा शरीर ऐसे दबाव से टूटने वाला है। डर के साथ कांपते हुए वह महसूस करते ही उसकी सारी ए रैंक अंधेरी ऊर्जा पूरी तरह रद्द हो गई थी। वह डरे हुए अपने हाथों को देखता है कि युवक की उपस्थिति उसके आंदोलनों को पंगु बनाने में कैसे सफल रही। जिनगोन अपने हाथ को देखता है कि औषधि के अचानक रिलीज ने उसे डरा दिया। वैद्य अपनी छाती महसूस करता है, हैरान होकर कि वह भी जीवित है, क्योंकि उसे यकीन था कि प्रहार से उसका शरीर फट जाएगा। नायक तिरस्कार के साथ अपनी मुट्ठी दिखाता है कि क्या वह इस बार अधिक गंभीर तरीके से उसे फिर से हमला करने की कोशिश करना चाहता है। वह प्रतिद्वंद्वी को चेतावनी देने के लिए कहता है, यदि वह और खलनायक चुप्पी में दांत पीसता है, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। गुरु अपनी विनाशकारी ऊर्जा को और बल के साथ अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, एक अटूट संप्रभुता का प्रदर्शन करते हैं। वैद्य उस दिव्य उपस्थिति की सारी को महसूस करने पर आतंक के साथ चौड़ी आंखों से युवक का सामना करता है और खुद को बेक मुंदो के रूप में पेश करता है, जबकि युवक सम्मानजनक शीर्षक के साथ भ्रमित हो जाता है। दिन निकलता है, हरे भरे डोजो की पारंपरिक छतों पर एक चमकती रोशनी लाता है। एक बैंगनी और जहरीला को धुआं बाहर निकालती है जो उसके कमजोर फेफड़ों में जमा था। बेक मुंदो युवती के शरीर से जहर के बाहर निकालने के लिए अपनी एक्यूपंक्चर तकनीकों का उपयोग करता है। जिनगोन वैद्य का सामना करता है, जिसने महावाणी देता है कि उसकी ऊर्जा केवल कमजोर थी।
सुंदर बड़ी बहन आखिरकार बिस्तर पर शांति से आराम उकसाए गए भयानक बुखार से मुक्त दिखती है। वैद्य उसने अभी अभी उत्पादित किया है, वादा करता है कि वह जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग व्यक्ति सिपजापसू महसूस करता है और युवा जिन गोन शब्द के अर्थ के बारे में भ्रमित हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति समझाता है कि सामान्य वर्गों को प्राप्त करना आम बात है, लेकिन कभी कभी दुर्लभ श्रेणियां उभरती हैं। वह यह कहते हुए पूरा करता है कि जहर के बारे में बेतुकी जानकारी वाले बेहद दुर्लभ पेशेवर हैं। बेक मुंदो अपनी महान श्रेणी के बारे में डींग मारता दावा करता है कि वो एक अत्यंत प्रतिभाशाली पेशेवर है और पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित। एलिस वैद्य के सिर पर एक हिंसक प्रहार करती है, अपना मुंह बंद करने का आदेश देती है जिसे उसने उसके खिलाफ जमा किया था। वो उसे उसके बालों से पकड़ती है कि अभी भी सिर्फ एक कायर अपराधी है जिसने पूरे गांव को जहर दिया। वैद्य उस शक्तिशाली योद्धा के सामने पर शुद्ध अपमान में अपने दांत पीसता है, लेकिन वह उसी समय प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है जिन गोन की डराने वाली उपस्थिति को नोटिस करता है जो उपयोग के लिए तैयार है। डर से मरते हुए वह एक सम्मानजनक माफी मांगता है, जबकि लड़की सोने की मांग जारी रखती है कि किस कारण से इतनी प्रतिभाशाली पेशेवर ने ऐसे गंभीर अपराध करने का फैसला किया। बेक मुंदो काफी कड़वी अभिव्यक्ति के साथ अपनी नजर हटा जो रहस्य को छिपाने का प्रदर्शन करता है। वह माना क्रिस्टल के टूटे हुए टुकड़ों को दिखात खोलता है और खुलासा करता है कि वह सब उस पत्थर के कारण था। वैद्य समाता है कि पोर्टल युद्ध के बाद माना क्रिस्टल ग्रह की ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन गए। वह बताता है कि आधुनिक इमारतें केवल उत्तमग्री के कारण बनाई गई थीं और दुनिया की प्रगति उस पर निर्भर करती है। वैद्य कहता है कि पत्थर शिकारियों को अनुमति देते हैं जो उनके सामान्य रैंक से कहीं आगे जाते हैं। वह समझाते हुए संसाधन बेहद दुर्लभ है और केवल कुलीन राक्षसों या जादुई क्षेत्रों में बनता है। वह कड़वे तरीके से स्वीकाराधियों ने उसके जहर और उसकी गोलियों के बदले वह सोना पेश किया और सवाल करती है कि आज तक उसने जो सारा पैसा चुकाया क्या वह अंततः तस्करों के हाथों में चला गया। एपोथेकरी अफसोस के साथ पुष्टि करता है कि सिक्के गिल्ड के कर का भुगतान करने के लिए निर्धारित थे। युवती गुस्से के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन बेक मुंदो चेतावनी देता है कि कर का सोना पहले ही समूह को भेजा जा चुका था। अचानक इताबीज खींचने के लिए एक तेज हलचल देता है जिसे वह अपनी गर्दन पर ले जाती थी। हर कोई कीमती गहनों पर हैरान कर देखता है। आदमी इसे नाजागता के साथ पकड़ता है, उस आइटम को पहचानने का प्रदर्शन करता है। वह प्रभावित तरीके से खुलासा करता है कि चमकंदर हार वास्तव में उसके दिवंगत पिता की एकमात्र स्मृति है और गुस्से के साथ उसके पेट में लात मारती है। उसे उसी समय विरासत वापस करने का आदेश देती है। फर्श में कठिनाई के साथ फिर से पुष्टि करता है कि बाकी सोना संगठन के बड़े मालिकों के पास है। जिन गोन पूछता है कि ये बड़े नेतृत्व के बारे में सच्चाई का खुलासा करने की तैयारी करता है। युवक बहुत गंभीरता के साथ हुए कि उस रहस्योद्घाटन का खुलासा उसे सीधे उसकी अंतिम नियति तक निर्देशित करेगा। बेक मुंदो साहस जुटाने के लिए गहराई से सांस लेता है कि उस गुप्त जानकारी का खुलासा करना अनुबंध का एक बड़ा उल्लंघन है। वह युवक को सीधे अपने पर ले जाने का फैसला करता है और जिन गोन तुरंत प्रस्ताव स्वीकार करता है। अपो केवल इसलिए अहंकारी अपराधी हैं क्योंकि वे डरावने लाल रक्त गठबंधन के समर्थन पर भरोसा करते हैं। जिन वो रक्त गठबंधन क्या होगा और बेक मुंदो नायक की जानकारी की कुल कमी से चौंक जाता है। एपोथेकरी शिकायत करता है कि वह इसे न जानने के लिए एक पूरे दशक के लिए पहाड़ों में अलग थलग रहा। वह खुलासा करता है आकाशीय राजाओं द्वारा बनाया गया है जिन्हें आज नई दुनिया के नायकों को के रूप में देखा जाता है। यह रक्त के देवता के डाउने गिल्ड से संबंधित है जो उस महाद्वीप के पूरे आपराधिक अंडरवर्ल्ड को छिपे हुए तरीके से नियंत्रित करता है। सब कुछ एक भयानक आपराधिक संगठन के खुलासे के साथ शुरू होता है जिसे हर कोई सिर्फ माफिया के रूप में जानता है। यह समूह गुप्त रूप से यौन क्षेत्र में कीमती मानव पत्थरों की अवैध तस्करी करता है। उनके इतना सबसे खतरनाक गिल्डों में से एक का समर्थन मिलना है। उन्हें रेड ब्लड एलायंस का संरक्षण प्राप्त है और पन्हा उन्हें नहीं जानता कि यह सब बस समूह के में पीछे की बातों के बारे में एक अफवाह है। जिन गोन सब कुछ शांति से सुनता है और कहता है और उसे पूरी समस्या की गंभीरता समझ में आ गई। नायक के शरीर से एक बेहद डरावनी और भारी ऊर्जा निकलने लगती है। एलिस और बुजुर्ग सी ताकत को महसूस कर डर के मारे पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं। पंसारी यह महसूस कर कांपने लगता है कि वह दबा एक अविश्वसनीय स्तर की तीर भावना है। युवक को अतीत का एक वादा याद आने लगता है। अपनी यादों में उसके गुरु से का उपयोग कभी भी बदले की भावना के लिए नहीं करना चाहिए। वह छोटे लड़के को समात्र चीज है जो उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। होश में अपने पे के पुराने शब्दों को याद करते हुए अपना हाथ जोर से मुट्ठी में भींच लेता है। नायक सोचताल के प्रशिक्षण के भी नैतिक शिक्षाओं का पालन करना सबसे कठिन काम है। योद्धा के चेहरे पर एक आत्मस भरी मुस्कान आ जाती है जिसके पास अब कार्य करने के लिए एक नया मकसद है। जिन गो मिलन स्थल तक ले चले और बाकी लोग सम्मान के साथ उसकी आज्ञा मानते हैं। जल्द ही वे पहाड़ी की चोटी पर लकड़ी से बनी शाल शानदार सन के सामने पहुंच जाते हैं। युवक चाय कप पकड़े हुए पूछता है वाकई सबकी मुलाकात की जगह है। पंसारी बता हर पूर्णिमा की रात को आते हैं। चारों पास बैठकर गंभीरता से अगले कदमों पर विचार करते हैं। एलिस पंसारी विनम्रता दिखाते हुए देखकर चिड़चिड़ जाती है और उलझन में पड़ जाती है। जिन गोन उसे सर न बुलाने के लिए कहता है कि अब वे एक ही नाव में सवार हैं। नायक पूछता है कि क्या समूह के बारे में कोई और सुराग है, लेकिन वह व्यक्ति स्वीकार कर नहीं पाता। लेकिन उसके चेहरे के भाव बदलते हैं और वह एक बहुत ही प्रासंगिक जानकारी सुनिश्चित करता है। वह बताता है कि पिछली डिलीवरी के दौरान बहुत गुस्से में थे क्योंकि किसी ने दास बाजार पर हमला किया था। पंसारी निष्कर्ष निकाल किया है उसे निश्चित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
जिनगुओन हंसते हुए टिप्पणी करता है कोई और अच्छा इंसान होगा, जबकि एलिस चुपचाप उसे घूरती है। वह समझाता है कि अनफिया की कृपा पाने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। पंसारी चिंता के साथ माफिया से इतना मुकाबला क्यों करना चाहता है। नायक कहता है कि उसे अपनी मातृभूमि में कमजोर अपराधियों से देखना बहुत परेशान करता है। जिनगुओन अनुभवी बुजुर्ग से और विवरण मांगता है कि उसे भी सरगनाओं की पहचान नहीं पता, और पंसारी उसे मुफ्त में काम पर रखने की पेशकश करता है, जिससे बुजुर्ग नाराज हो जाता है। जिनगुओन पंसारी को नशा करने वाला कहकर बुलाश देता है कि वह माफिया जैसे कपड़े इंतजाम कर, कि वह पंसारी को बीमारों का इलाज करने के लिए ले जाए और उसके हर कदम पर नजर रखे। वह सोचता है कि नायक को उन कपड़ों की आवश्यकता क्यों है, जबकि उसका ध्यान एक बड़े टावर पर केंद्रित है। गिल्ड के रक्षक माफी के लबादे में एक व्यक्ति को देकर सम्मान के साथ सिर झुकाते हैं। स्थानीय नेता तनाव में आकर बताता है कि आपराधिक समूह को चुकाया जा चुका है। वह अचानक का इस मुलाकात सवाल उठाता है, जबकि वेश बदले हुए नायक बड़े गलियारे में शान से चलता है। नायक धमकीती वाकई और जानता है कि वह कौन है। उसने एक एक करके सभी शाखाओं को नष्ट कर देगा ताकि मुख्य बॉस बाहर आ सके। माफिया याद आता है कि उन्हें 2 दिन पहले ही एक और दौरा मिला था, जब अपराधी आंतरिक संदेशने की कोशिश करता हुआ एक बेहद तेज रोशनी से हैरान रह जाता है। नायक अपना जोरदार प्रहार करने के लिए तैयार बताता है कि वह इन छिपने की जगहों को बंद कर देगा। इस हमले के साथ वह सुनिश्चित करता है उन्हें जल्द ही सामने आना पड़ेगा। धूल के एक बहुमंजिला टावर शानदार ढंग से फट जाता है। जमीन जोर से कांपते के टुकड़े पूरे क्षेत्र में चारों ओर बिखर जाते हैं। स्थानीय निवासी डरे हुए दिखते हैं और बिना यह समझे अचानक विस्फोट क्यों हुआ चिल्लाने लगते हैं। भीड़ को पतारों का मुख्यालय एक ही पल में राख में बदल गया है। बुजुर्ग सिप जब सुदूर से युकुल तबाही को देखता है, वह उस विनाशकारी शक्ति को देखकर जो किसी भी कल्पना से परे है। बुजुर्ग यह देखकर हैरान केवल अपनी मार्शल आर्ट से आई इतनी अद्भुत ताकत है। उसे एहसास होता है कि अभूतपूर्व प्रतिभावान व्यक्ति का उदय देखने के लिए काफी लंबा जीवन जिया है। शहर की सड़कों पर चलते हुए की अभी भी एक विवरण है जो उसे बहुत चिंतित करता है। सिप माना पत्थरों का अमूल्य मूल्य है और समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव है। शिकारी संघ इस पूरे मूल्यवान संसाधन पर सख्त नियंत्रण रखता है कि 4 स्वर्गीय राजाओं के सहयोगियों के खिलाफ लड़ना दुनिया की नाजुक शांति संधि को तोड़ सकता है। जिनगुओन सब कुछ शांति से सुनता है कि क्या वह संगठन वास्तव में राजाओं से जुड़ा है। युवक बसे ही वे अगले स्थान पर जाएंगे, उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। रक्षक उस रहस्यमयी आकृति की उपस्थिति से उलझन में पड़ जाता है। जिनगुओन धीरे से अपना लकड़ी का मुखौटा उठाता है और व्यंग्य से पूछचक जानता है कि वह कौन है। वह आदमी घबराहट से पसीना बहाने लगता है और पूछता है उनके माफिया सहयोगियों में से एक नहीं होना चाहिए। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान करता है और उसी क्षण पूरी जगह उड़ा देता है। वहां से युवक कई गुटानों को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे शहर में अफरातफरी फैल जाती है। सड़कों पर निवासी राहत के साथ टिप्पणी करते के बीच माहौल काफी बदल गया है। हर कोई उस रहस्यमयी नकाबपोश पूजक लगता है जो शहर के सच्चे रक्षक के रूप में कार्य करता है और नागरिकों को अपना नया उपनाम पुकारते हुए सुनता है। मुखौटे के निशांत और केंद्रित भाव बनाए रखता है, यह जानते हुए कि योजना काम कर रही है। माफिया की एक गुप्त शाखाओं के नुकसान पर गुस्से में चर्चा करते हैं। सियोनवू टेन नाम का शिकारी दृढ़ता से संदेह करता है कि उनके बीच कोई गद्दार है। अन्य जासूस होने की संभावना के बारे में एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेताओं में से एक स्थिति का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सिर्फ एक वर्दी के कारण सभी पर संदेह करना अतिशयोक्ति है। वह सियोनवू टेन साथों याद दिलाती है कि नष्ट की गई शाखाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी थी। उस भारी बहस को उसी समय कमरान छिपे हुए नेता की आदसी से रोक दिया जाता है। सर्वोच्च बॉस शिकायत करता है रिक रूप या कौशल भी नहीं जानते हैं। वह सभी को समूह पर हमला कर रहे एक योद्धा से नहीं निपट पा रहे हैं। डांट सुनकर रहस्यमय महिला खड़ी हो जाती है और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेने की अनुमति मांगती है। वह अपने साथी को उकसाना जारी रखती है कि वह मिशन पर उससे बहुत बेहतर काम करेगी। लाल चमकती आंखों वाला नेता अनुमति देता है, बशर्ते वह लक्ष्य को लगभग खत्म करके लाए। इस बीच जिनगुओन यह सोचकर आनंद लेता है कि दुश्मन उसे मारने के लिए पहले ही मर रहे होंगे। पंसारी चिंतित होकर पूंछ के खिलाफ इतना हंगामा करना वाकई सुरक्षित है। नायक शेर के सामने सैकड़ों चींटियां भी जमा हो जाएं तो वे कुछ नहीं है। बाइकमुंडो उसके अहंकार से हैरान है, जबकि नायक अगले गिल्ड के मुख्यालय की ओर इशारा करता है। यह महागिल्ड का आधाज्य को बिना किसी प्रयास के बीच से काट दिया गया था। अंदर गुर्गे बॉस को चेतावनी देते हैं कि बदला लंबे समय से प्रतीक्षित पल आखिरकार आ गया है। विशाल नेताना हांडेकार सूझना बंद हो गया है और उसे फिर से बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। उसे वह जिनगुओन ने उनके पिछले मुकाबले के दौरान एक धोखे वाला थप्पड़ मारा था। गुर्गे बॉस को यह कहकर उत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि वह अपनी प्रसिद्ध तकनीक का उपयोग करके आसानी से जीत जाएगा। जश्न के बीच अपने कंधे एक स्पर्श महसूस करता है और सोचता है कि यह कोई साथी है। नायक को ठीक अपने पीछे डर के मारे चिल्ला उठता है। कमरे में मौजूद सभी पूरी तरह से सद्भाव में और हमलावर की उपघेकर कांपने लगते हैं। गिल्ड का नेता अपनी आंखें फाड़ लेकर गुस्से में अपने दांत पीसता है। वह चिल्लाकर युवक को अपमानजनक शब्द कहने लगता है और अपने सीने में जमा सारा गुस्सा निकाल देता है। बिना किसी प्रतिक्रिया का समय दिए नायक अपनी ओर हाथ करके एक त्वरित चाल चलता।
वह विशालकाय व्यक्ति किसी भी तरह से प्रहार को रोकने के लिए अपने चेहरे के सामने हाथ रखकर बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन युवक बस उसकी माथे पर अपनी एक हल्का सा स्पर्श करता है, जिससे नेता पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। जिनगोन मुस्कुराता है और सिखाए गए अच्छे तरीके कभी नहीं भुलाए जाते और वह उसका अभिवादन होगा। गिल्ड का बॉस इतना डरा हुआ लड़खड़ाकर पीछे हट जाता है, पूर्ण दुश्मनों के सामने पैर क्रॉस करके मुख्य कुर्सी पर बैठ जाता है। वह गुरगुतुर संदेश फैलने का आदेश देता है, जिससे नेता हैरानी में मुंह खुला छोड़ देता है। एक डरावनी में घोषणा करता है कि उस पल से वह गिल्ड का नया कमांडर है।